आज की दुनिया में लगभग सभी ट्रांजैक्शन चेक से की जाती है, क्योंकि चेक से लेन देन करना एक सुरक्षित तरीका माना जाता है। आप भी उनमें से एक होंगे जो चेक से लेन देन करते होंगे, और जो चेक से लेन देन करते हैं उनको ये जरूर पता होता है कि चेक बाउंस आखिर क्या होता है। हो सकता है कभी आपने भी चेक बाउंस का सामना किया हो। अगर आपने नहीं किया, हो सकता है भविष्य में करना पड़े, पर जानकारी के अभाव में आपको बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप नहीं जानते हैं कि चेक बाउंस से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन सभी समस्याओं से रूबरू कराऊंगा जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। पर उसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा ताकि आप इससे पूरी जानकारी प्राप्त कर सको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और मेरे चैनल LLB जंक्शन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पर वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाई गई और जानकारी देने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चेक बाउंस क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति आपको चेक काट करके देता है और आप उसको बैंक में ले जाते हैं क्लियरेंस के लिए, या फिर डायरेक्ट चेक को कैश कराने के लिए लेके जाते हैं, और चेक दिए जाने वाले पार्टी के अगर अकाउंट में पैसा ना हो, या फिर जितना भी पैसा उसमें भरा गया है उससे कम राशि हो, या फिर किसी कारण से उसका सिग्नेचर मैच ना हो, तो चेक जो है आपका बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होते ही बैंक आपको एक रिटर्न ऑफ मेमो देती है जिसमें चेक बाउंस होने का कारण लिखा होता है कि किस कारणवश आपका चेक जो है वो बाउंस हो गया है। साथ ही साथ उसमें बैंक का मुहर होता है और तारीख लिखा होता है कि किस तारीख को आपका चेक बाउंस हुआ है। अब हम जान लेते हैं कि चेक की वैलिडिटी क्या होती है। चेक की वैलिडिटी जिस तारीख को आपको चेक इशू किया गया या फिर जो भी तारीख उस चेक में मेंशन किया गया है उस तारीख से लेकर 3 महीने तक के लिए चेक वैलिड होता है। अगर आप 3 महीने के बाद चेक को बैंक में लेके जाते हैं और चेक को क्लियरेंस के लिए या फिर इन कैश के लिए लगाते हैं तो आपका चेक को अमान्य कर दिया जाता है। अब हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो बाउंस होने की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप उस पार्टी से बात करिए जिसने आपके नाम का चेक इशू किया है। उस पार्टी से बात करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि चेक देने वाला यानी जिसने आपका चेक इशू किया है वो पार्टी आपको पैसा देना चाहता है या फिर नहीं चाहता है। अगर वो आपको पैसा देने में आनाकानी करता है तो चेक बाउंस होने से लेकर 30 दिन के अंदर आप उस पार्टी को जिसने आपको चेक इशू किया है उसको एक लीगल नोटिस भेजना पड़ता है किसी वकील के माध्यम से। उस नोटिस में आपको चेक का नंबर, चेक बाउंस होने की तारीख, चेक बाउंस होने का वजह क्या है, आपने कब और किस कारण वो चेक दिया था, आपने किस एवज में उसमें पैसा दिया था, इस बारे में भी मेंशन करना पड़ता है। साथ ही साथ उसमें यह मेंशन करता है कि आपको 15 दिन के अंदर पैसा वापस कर देना है, नहीं तो आप पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उस नोटिस को लिखने के बाद आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से उस नोटिस को अपोजिट पार्टी जिसने आपको चेक इशू किया है उसको भेजना पड़ता है। चेक बाउंस होने के कारण जिस दिन पार्टी को लीगल नोटिस मिलता है या किसी कारण बस वो नोटिस वापस आ जाता है, उस दिन से 15 दिन के बीच में दोषी पार्टी कभी भी अपने पैसे वापस कर सकता है। अगर दोषी पार्टी 15 दिन के अंदर पैसे वापस नहीं करता है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 18 से 81 के सेक्शन 138 के अंतर्गत आप आपराधिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अनुसार अगले 30 दिन के अंदर दूसरे पार्टी के विरुद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में दर्ज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कुल मिला के आपके पास 45 दिन रहते हैं, जिनमें से आखिरी 30 दिन के अंदर ही आपको न्यायालय में केस दाखिल करना होता है। अब हम जानते हैं कि कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट जो चेक फाइल करने के समय हमको लगता है। जब भी हम किसी केस को फाइल करते हैं तो हमको उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका चेक जो कि बाउंस हो गया है। दूसरा है कि जो बैंक के द्वारा दी गई स्लिप है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि किस कारण बस आपका चेक बाउंस हुआ है, वो उसको मेमो ऑफ रिटर्न भी कहता है। तीसरा है जो आपने लीगल नोटिस उस पार्टी को भेजा था उसकी कॉपी। चौथा है जो आपने रजिस्टर्ड नोटिस जो अपोजिट पार्टी को किया था उस पार्टी को वो नोटिस मिला या नहीं मिला उसका इंटरनेट से निकाला हुआ ट्रेसिंग रिपोर्ट।
चौथा है, अगर आपने किसी प्रकार का उस पार्टी से एग्रीमेंट किया है लेन देन का, तो उस एग्रीमेंट की कॉपी, और अगर उस पार्टी ने किसी प्रकार का कोई जवाब दिया है तो उस जवाब की भी कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। अब हम जानते हैं कि हम किस प्रकार का हम न्यायालय में केस कर सकते हैं। हम चेक बाउंस होने पर दो प्रकार का केस कर सकते हैं। एक नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं, साथ ही साथ सिविल केस भी कर सकते हैं। या हम जान लेते हैं कि सिविल केस किस प्रकार किया जा सकता है। इसमें सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 37 की सहायता ली जाती है। उसमें आप दोषी पार्टी के खिलाफ सिविल केस फाइल दर्ज करता है, वो जो मात्र 4 तारीख के अंदर ही खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको कोर्ट में जितना भी चेक में भरा हुआ राशि है उसके अनुसार कोर्ट में आपको फ़ी देना पड़ेगा, यानी कोर्ट फ़ी देना पड़ेगा। कोर्ट फ़ी चेक में भरी हुई राशि के अनुसार उसको फिक्स किया जाता है, जो कि सामान्य से कहीं ज़्यादा होता है। कारण बस यहाँ पे लोग सिविल केस के लिए नहीं जाना चाहते हैं। क्रिमिनल केस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के साथ आप सीआरपीसी की धारा 420 के अंतर्गत पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। लेकिन जनरली पुलिस जो है आपके एफआईआर नहीं लेती है, वो आपको डायरेक्शन देती है कि आप चेक बाउंस के मामले में अक्सर कोर्ट जाए, वहाँ से आपको जल्दी न्याय मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपोजिट पार्टी के ऊपर दबाव बनाना, तो आप वहाँ पे एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पुलिस यहाँ कभी मना नहीं कर सकती है। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी को पसंद आई तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट तो ज़रूर ही कर सकता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें, ताकि आपको इस प्रकार की आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ मैं दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद।